गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इससे पहले अपन लोगों ने ये देखा था कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था, अपना जो संविधान था वो किस तरीके से बनना शुरू हुआ था। इसके अंदर अपन लोगों ने ये भी देखा था कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान आने के बाद में उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 389 मेंबर्स थे और 389 मेंबर्स में से जब पाकिस्तान जब अपने देश से अलग हुआ तो अपने पास में सिर्फ खाली 299 मेंबर्स बच गए थे। और अपन आगे देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो इसके अंदर अपने जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, वो कहाँ पे थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का ये काम था कि जो भी संविधान बना है इस पे पूरी तरह से डिस्कशन होगा। ये अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के दोस्तों 7 मेंबर्स थे। तो पहले जो मेंबर थे वो भीमराव अंबेडकर थे, जिनको चेयरमैन बोला, जो कि चेयरमैन थे अपनी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हें मॉडर्न मनु भी बोला जाता है, मॉडर्न मनु भी कहते हैं। तो सेकंड नंबर जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। जो थर्ड नंबर में थे वो थे एन गोपाल स्वामी। फोर्थ नंबर में थे के एम मुंशी जी। फिफ्थ नंबर में एस एम साबुल्ला और 6 नंबर पे थे BL मित्तर, जिन्होंने आगे जाकर के दोस्तों रिजाइन कर दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मेंबर थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो वो BL मित्तर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था और उनकी जगह पर माधव राव आए थे। DP खेतान की डेथ हो गई थी और DP खेतान की डेथ होने के बाद में उनकी जगह पे TT कृष्णाचारी आए थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को एग्जाम के अंदर डायरेक्टली बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इनके चेयरमैन कौन थे। ये चीज ध्यान रखना कि जो अंबेडकर जी हैं वो चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। लेकिन पूरा का पूरा रोल अंबेडकर जी का नहीं था, बहुत से लोग थे, ठीक है, लेकिन ये तो इसके चेयरमैन रह चुके हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मॉडर्न मनु इन्हें कहते हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजाइन किसने किया था, तो ये आप जरा नोट कर लीजिए। ये जो दो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डिजाइन किसने किया था और डेथ किसकी हो गई थी और फिर उनको रिप्लेस किसने किया था, माधव राव। इन्होंने रिजाइन क्यों किया था? क्योंकि इनके कुछ ऐसी चीजें थी जैसे कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहना या जो भी था, तो इनका कुछ पर्सनल मैटर था जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन किया था और इनकी डेथ हो गई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि देखो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान को एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया था, जबकि इनफोर्स जो था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। जो इनफोर्स था, लागू करना, संविधान लागू करना और एडॉप्ट करना दोनों में फर्क होता है। एडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था, मतलब कि ले लिया गया था, लेकिन उसे इनफोर्स जो किया गया था, उसे जो लागू कर दिया गया कि भाई आज से सब लोग इसी संविधान के हिसाब से चलेंगे, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अपना जो नेशनल एंथम है जो कि जनगण मन जो है वो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। इसे लिख तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले ही दिया था,
इसे लिख तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले ही दिया था, लेकिन इसे एडॉप्ट एज ए नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को किया गया था। बहुत बार ये चीज पूछ लेते हैं कि जो ऐसे कौन से हैं, मतलब एक ऐसे कौन से सोशल रिफॉर्मर कह सकते हो जिन्होंने 2 देशों के नेशनल एंथम लिखे हैं। तो एक तो बांग्लादेश के और एक अपनी इंडिया के, वो लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के नेशनल एंथम लिखे हैं, एक तो अपनी इंडिया के जो कि जन गण मन, और एक बांग्लादेश का लिखा गया है जिसका नाम है अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, अब उसके बाद में जो सॉन्ग है, जो वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है वो भी इसी दिन ही लागू किया गया था कि आज से ये अपना नेशनल सॉन्ग होगा 24 जनवरी 1950 को। और जो फ्लैग है ट्राई कलर फ्लैग को कब कर लिया गया था? 22 जुलाई 1947 को इसे ट्राई कलर को अपना नेशनल फ्लैग घोषित कर दिया गया था दोस्तों। अब अपन कुछ और चीज भी देखते हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसका सिंबल क्या था? सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें 399 मेंबर्स पहले थे, उसका सिंबल क्या था? उसका सिंबल था एलिफेंट। और जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था, तो संविधान तो बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन उसे लिखने के लिए अच्छी हैंडराइटिंग वाले बंदे भी चाहिए थे। उसे लिखने के लिए अच्छी हैंडराइटिंग वाले बंदे भी चाहिए थे। तो 2 तरह की लैंग्वेज में उनको जरूरत थी, एक थी इंग्लिश और एक थी हिंदी। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश को किसने लिखा था। देखिए, इंग्लिश जो थी वो लिखी थी प्रेम बिहारी रायदादा ने। इंग्लिश के जो राइटर थे, राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने लिखी थी वो थी प्रेम बिहारी रायदादा। प्रेम बिहारी रायदादा। और फिर उसके बाद में हिंदी का देखते हैं दोस्तों। हिंदी राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए, जो इंग्लिश राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो तो थे प्रेम बिहारी रायजादा, और जो हिंदी राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो थे गोपाल कृष्ण वैद्य। गोपाल कृष्ण वैद्य। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपना नेशनल एंथम है, जो जन गण मन अधिनायक जय है जो है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे, इसको गाने में कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड्स लगते हैं। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था वो किसके लिए लिखा था? जब जॉर्ज फिफ्थ अपने देश में आए थे, तब उनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जन गण मन अधिनायक जय है गाया था। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो, ये जो भी डेट्स मैंने आपके आगे लिखी है, ये सारी की सारी डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि इंग्लिश राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे। 4 आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे और इनमें बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इनको याद रख लीजिएगा। थैंक्स। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।